इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी जैसे जैसे डिस्टेंस को लोग बढ़ाएंगे, और इसके बाहर जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ बन जाता है। ग्राफ कुछ इसी करस्पॉन्डिंग बन जाएगा। ग्राफ कितना अच्छा बनेगा, कितना बढ़िया बनेगा, ये आपको दिखेगा कि जैसे हम बात कर रहे हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स। आपने अभी तक जो भी पढ़ा होगा कंडक्टिंग स्फीयर्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, सॉलिड स्फीयर में ही एक पार्ट आता है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स को भी हमको पढ़ना रहेगा क्योंकि वो बिल्कुल अलग तरीके से उसकी प्रूविंग होती है। तो आज मैं उसकी प्रूविंग और एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल में दिया है, उस क्वेश्चन को करने की क्या स्ट्रेटजी, क्या टेक्निक है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा कि जो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में भी कुछ अगर हम जो बात करेंगे दो तरीके की होती है। एक होता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। चलिए मैं दोनों बात कर लेता हूँ। आज मैं पढ़नी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स। ठीक है, इसमें हमको कुछ दो तरीके का चीज़ें पढ़नी होंगी। एक हमको पढ़ना होगा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक पढ़ना होगा नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये कुछ दो तरीके की हमको चीज़ें यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी, एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है स्फीयर में वो एक यूनिफॉर्म है, चारों तरफ बिल्कुल बराबर से, कहीं कम नहीं कहीं पे ज़्यादा नहीं। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या है कि कहीं पर चार्ज वेरी कर रहा है, मतलब यहाँ पर लेट अस सपोज सेंटर पर चार्ज कम है, उसके बाद आप आगे बढ़ रहे हैं, चार्ज ज़्यादा, फिर ज़्यादा इंक्रीज़ करता जा रहा है। ठीक है, तो उसको उस सिचुएशन में क्या करते हैं वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले वाला हम केस लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। हमने गॉस लॉ में बहुत अच्छे से आ गया है, तो वहीं से उसी गॉस लॉ की हेल्प से हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो अगली है हेडिंग हम लोग डाल देंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बाय यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चाहिए तो आप यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, जैसा कि आपको नाम से कुछ समझ में आ रहा है, हेडिंग ज़्यादा बड़ी करके ना समझिएगा। नॉन कंडक्टिंग मतलब क्या, इस बार कंडक्ट करके वो जो स्फीयर के सरफेस पे आ जाता था। पहले क्या था कि हम चार्ज देते थे तो सेंटर पे ही देते थे, लेकिन वो क्या होता था, वो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग के बीच का एक डिफरेंस फिर से देख लेते हैं। कंडक्टिंग का मतलब क्या, कंडक्टिंग मतलब अगर यहाँ पर आपने जितना भी चार्ज दिया, लेट अस सपोज आपने कोई क्यू अमाउंट का चार्ज दिया है, ठीक, और नॉन कंडक्टिंग में भी आपने कोई क्यू अमाउंट का ही चार्ज दिया है, कोई क्यू अमाउंट का ही चार्ज इसको दोनों ही में दिया है। तो जो कंडक्टिंग होगा, कंडक्टिंग में जो क्यू अमाउंट का चार्ज दिया है वो सारा चार्ज आपके इनसाइड द सरफेस को छोड़ के, इनसाइड द स्फीयर को छोड़ के उसके सरफेस पे आ जाएगा। उसके कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा। ये खासियत होती है किसकी, कंडक्टिंग की। और नॉन कंडक्टिंग में वो वहीं रहेगा, वो कभी भी आपके इनसाइड के जो सरफेस है उसको छोड़ के, इनसाइड द स्फीयर जो भी जगह है उसको छोड़ के कभी भी उसके सरफेस पे नहीं आएगा। तो ये एक डिफरेंस होता है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में। ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग में किस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इसको देखते हैं। हमें गॉस लॉ की हेल्प, हमें जब भी हमने बताया था कि कहीं पर भी अगर कहीं भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है तो वहाँ पर हम किसकी हेल्प लेते हैं, हम लोग गॉस लॉ की हेल्प लेते हैं, क्योंकि गॉस लॉ ही हमको बताता है कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक स्फीयर लेते हैं, ये हमारे कुछ स्फीयर है, यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया इस स्फीयर में, कुछ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें किया गया है।
और इसके सेंटर से लेट अस सपोज ये कोई आर रेडियस का, कैपिटल आर रेडियस का एक स्फीयर है, इससे लेट अस सपोज कोई स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है जिसका नाम है पॉइंट पी, ठीक है। इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस आर की क्या खासियत है, यहाँ पे कुछ 3 केस बनने वाले हैं। एक आर क्या, जब एक स्मॉल आर जो बड़ा हो किससे, ग्रेटर देन हो किससे, कैपिटल आर से, यानी कि आउटसाइड द स्फीयर का एक केस बनने वाला है। एक केस कब बनने वाला है, जब इसी आर को हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर ले लेंगे, कुछ यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे इनसाइड द स्फीयर, ये एक पॉइंट रहेगा, तो ये जो आर होगा सेकंड केस वाला वो इनसाइड होगा, तब आर इज लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा। और एक तीसरा केस क्या, अगर उसके सरफेस पर हो, यानी कि आर जो बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के, तो 3 केस लेने पड़ेंगे, तीनों ही केस को देखेंगे। तो सबसे पहले वाला केस लेते हैं, केस नंबर 1, व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, जो आर है वो किससे बड़ा है, कैपिटल आर से बड़ा है। तो अगर कैपिटल आर से बड़ा होगा तो इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत ही सिंपल प्रूफ है, बहुत ही सिंपल तरीके से किया जाता है। इसको देखते हैं किस तरीके से ये किया जाता है। व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, अगर ये बात आ जाएगी तो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, यूनिफॉर्म चार्ज जैसे मान लिया जाए, आपको दिया है रो जो होता है वो क्या होता है आपका मालूम होगा कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या बोल रहा है, रो क्या है दिखा रहे हैं यहाँ पर, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो दिया, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसका क्या मतलब, चार्ज लेट अस सपोज यहाँ पर कोई क्यू चार्ज है, मान लिया कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है। तो अगर कैपिटल क्यू चार्ज जो है वो किसमें, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इसको कुछ ये कह सकते हैं कि अगर इसको इस तरीके से समझे कि 1 कूलाम चार्ज अगर 1 मीटर क्यूब में है, कोई 2 कूलाम चार्ज कितने में होगा, 2 मीटर क्यूब में होगा, कुछ अगर 3 कूलाम चार्ज देखेंगे 3 मीटर क्यूब में होगा। कुछ इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे, कोई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, इसमें कितना चार्ज होगा, तो वो हम लोगों ने मान लिया कुछ क्यू, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि रो का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या, 1 मीटर क्यूब में लेट अस सपोज कोई 1 कूलाम चार्ज है, 2 मीटर क्यूब में कोई 2 कूलाम चार्ज है पर यूनिट, यानी कि 3 मीटर क्यूब में 3 कूलाम चार्ज हैं। तो अगर हम बात करते हैं 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब में कितना चार्ज होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब में कितना चार्ज होगा, तो हम लोग कुछ यही कह सकते हैं 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब कूलाम, ठीक है। तो इसी को हम लोगों ने बोला ये कांस्टेंट जो वैल्यू आती है वही होता है क्यू। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या निकल गई थी, क्यू बराबर क्या हो जाता है, क्यू बराबर आपका सिग्मा, या आपको याद होगा, अरे रो दिया चुकी है, रो इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं। चलिए देखते हैं, अगर मान रहा है कि व्हेन आर इज़ ग्रेटर देन आर, तो सबसे पहला जो 4 स्टेप होते हैं, हमने बताया था आपको कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी बहुत सिंपल है। आप पीछे के लेक्चर हमारे देख सकते हैं, कितने आसानी से सारी डेरिवेशन जो बहुत कठिन लगते हैं, एक डेरिवेशन आपको समझ में आ गया, सारे डेरिवेशन करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सिर्फ 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि आपको जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट को कवर करता हुआ, उस पॉइंट को कंटेन करता हुआ आपको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। तो ये पी पॉइंट पे हमें निकालनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको कंटेन करता हुआ पूरा एक गॉसियन सरफेस बनाया है। गॉसियन सरफेस भी एक स्फेरिकल है, इसका नाम रख देंगे GS1, गॉसियन सरफेस 1, ठीक है। तो स्टेप 1 की बात करते हैं। तो स्टेप 1 हम लोगोंने कंप्लीट कर लिया है। क्या होता है, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, ड्रॉ द गॉसियन इंक्लूडिंग द दैट पॉइंट एट विच वी वांट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो उसको कंटेन करता हुआ हम लोगों ने पहला पॉइंट बना लिया। कुछ स्टेप 1 की बात कर ली। स्टेप 2 की बात करते हैं। तो स्टेप 2 क्या बताता है कि Q कितना इंक्लोज किया है हम लोगों ने, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर हम लोगों ने देखा कि ये कितने वॉल्यूम में चार्ज है, तो कितने वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब, इतने वॉल्यूम में चार्ज है। तो चार्ज को हम लोग देखेंगे तो ये आ जाएगा रो इंटू, अगर बात करते हैं कुछ इसकी, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमने बताया क्या कितने वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम कुछ है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। क्यू की वैल्यू क्या निकल गई, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, यहाँ पे टोटल चार्ज क्यू दिया है, कितने वॉल्यूम में दिया है, तो यही चीज़ रो से हमें दिखती है। तो रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 की बात करते हैं।
स्टेप 3 कितना होता है, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, क्योंकि इसकी रेडियस स्मॉल आर है तो इसका जो रेडियस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 4/3 अरे इसका सरफेस एरिया का गॉसियन सरफेस, अरे स्फेयर का जो सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², आर क्या होगा, स्मॉल आर। ठीक है, अप्लाई करते हैं स्टेप 4, अप्लाई गॉस लॉ, अप्लाई गॉस लॉ। तो गॉस लॉ अप्लाई करना है, इस पॉइंट पे गॉस लॉ अप्लाई करना है। ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी हमेशा अवे फ्रॉम द सरफेस निकलती है। एरिया वेक्टर की अगर इस पॉइंट पे बात करेंगे तो एरिया वेक्टर ही परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, इसके बीच में एंगल जो होगा वो 0 होगा। इसी तरीके के सारे पॉइंट जितने भी हम लोग देखेंगे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एरिया एंगल होने वाला 0 डिग्री। कितना होने वाला है, 0 डिग्री। तो जब इसका कंप्लीट क्लोज्ड इंटीग्रल लेंगे तो यानी कि ऐसे छोटे छोटे सारे पॉइंट को हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐसे सारे पॉइंट को हम लोग ऐड करेंगे तो इंटीग्रल E.dA इज इक्वल टू आपका क्या आता है, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E.dA का कॉस एंगल जो हो जाने वाला क्या, इंटीग्रल E की वैल्यू बाहर आ जाएगी, कुछ अंदर आ जाएगा dA, E और एंगल क्या हो जाएगा cos 0 हर जगह। तो Q इनक्लोज की बात अगर हम लोग कुछ करना चाहेंगे तो क्या निकल जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल R³ इंटू रो अपॉन अगर मैं देखना पड़ेगा तो अपॉन चूँकि एप्सिलॉन नॉट दिया है तो ये आ जाएगा। dA की बात हम लोग करेंगे तो एरिया कितना इनक्लोज है, 4πr², तो ये हो जाएगा कुछ 4πr², ये हो जाएगा cos 0 1, तो आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R³ इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी को हम लोग बहुत सिंपल फॉर्मूले में अगर लिखना चाहेंगे तो यही जो फॉर्मूला होगा वो कुछ बन जाएगा क्या, E इज इक्वल टू, ये पूरा चूँकि आप देख रहे हो ये Q ही लिखा है, ध्यान से देखेंगे तो ये इसको अगर हम Q के टर्म लिखना चाहें तो Q ये आ जाएगा 4πε0 स्मॉल r का स्क्वायर। ये आपको क्या दिख रहा है, Q अपॉन 4πε0 r का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से तो ये चीज़ ये दिख रही है, एक फॉर्मूला यहाँ से ये बन जा रहा है, यहाँ से 2 फॉर्मूले निकल के आएंगे। ठीक है, यहाँ से 2 फॉर्मूले आपके निकल के आएंगे तो एक तो हमें दिख गया क्या, अगर हम सिर्फ इसको Q मान लें, इसको पूरे Q रिलेट कर दें तो आ जाएगा Q अपॉन ये हो जाएगा 4πε0 r²। और अगर नहीं रखते हैं, अगर यहाँ पे नहीं रखते तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये r² यहीं भी रह जाएगा, R³ यहाँ ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये हो जाएगी। ये सारी वैल्यू अगर हम लोग रख देंगे तो कुछ एक फार्मूला और आ जाता है, वो आ जाता है रो। इसके बाद आपका यहाँ पर 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कैसे नीचे आ गया, R², ऊपर आ गया कैपिटल R³। तो एक फार्मूला रो के टर्म में आ जाता है, एक फार्मूला Q के टर्म में आ सकता है। ठीक है, तो Q के टर्म में जो आएगा बहुत सिंपल है, ये बिल्कुल Q अपॉन 4πε0 r²। ये बिल्कुल जैसे पॉइंट चार्ज होता है तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक डिस्टेंस पर अगर ये इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ना मानकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट चार्ज रख दिया, इसकी वजह से कोई r डिस्टेंस पे जो फार्मूला निकल के आता है KQ/r², बिल्कुल वही फार्मूला निकल के आया है, K की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q और 1/r²। लेकिन इसको रो के टर्म में अगर मान लीजिए कई बार रो दिया होता है आपको फार्मूले में, क्वेश्चन में आपको रो दिया है तो आप यहाँ पे E इज इक्वल टू रो R³ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r²। तो ये आपका हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, 2 टर्म में हमने आपको निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, इससे निकल के क्या आ रहा है, इससे कुछ ये निकल के आ रहा है कि E इज इक्वल टू क्या दिया, कुछ आपका 4/0 r²। ठीक, तो ये क्या निकल के आ रहा है, ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड के ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जैसे जैसे रेडियस हम लोग बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे, जैसे जैसे पॉइंट से हम लोग इससे दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगेगी, लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर भी जो हमें दिख रहा है आउटसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दूर जाएगी। तो ये चीज़ हमें दिख गया है कि व्हेन r इज़ ग्रेटर देन r, तो ये निकल के आ रहा है। अब बात करते हैं इसके आगे की, जब r जो होगा वो कम होगा किससे, स्मॉल r से, कैपिटल R से। r जो होगा वो कैपिटल स्मॉल r से थोड़ा कम होगा, तब क्या होगा, चलिए उस केस को हम लोग लेते हैं, उस केस को हम लोग लेते हैं।
हम लोगों ने एक पॉइंट मान लिया, यहाँ पर P पॉइंट है, ये स्मॉल r डिस्टेंस है, और ये गॉसियन सरफेस हम लोगों ने सबसे पहले ड्रॉ किया है। यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, इसका नाम रख दिया GS2, नाम रख दिया GS2। एक गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ किया है। सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारे गॉस लॉ के जरिए, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक ही रास्ता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, वो भी गॉस लॉ से। ठीक है, तो गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ गॉसियन सरफेस इस तरीके से करना है कि जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, इस पॉइंट को कंटेन करता हुआ हम लोगों ने लिया है। दूसरा बात करते हैं कि चार्ज इसके अंदर कितना इनक्लोज है। पिछली बार तो पूरा वॉल्यूम था, पिछली बार तो पूरा वॉल्यूम था इसके अंदर, लेकिन इस बार कितना वॉल्यूम है? इस बार सिर्फ इतना ही वॉल्यूम है हमारे पास। इस बार कितना वॉल्यूम है? सिर्फ इतना ही वॉल्यूम है। तो सिर्फ अगर इतना ही वॉल्यूम, तो इतने ही वॉल्यूम में कितना चार्ज इनक्लोज है? तो वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम हमारा कुछ, अगर हमें ये मालूम कि 1 मीटर क्यूब में 1 कूलाम चार्ज है, 2 मीटर क्यूब में 2 कूलाम चार्ज है, यहाँ पे जो कि 1 मीटर क्यूब में कितना कूलाम था? पर मीटर क्यूब में सिग्मा रो दिया था, तो 2 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? 2 रो कूलाम हो जाएगा। 3 मीटर क्यूब में 3 रो कूलाम हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कुछ क्या 4/3 स्मॉल r क्यूब, तो ये कितना हो जाने वाला है? 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इंटू रो कूलाम। इतना चार्ज आ जाने वाला, तो इतना ही चार्ज हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं। क्या? 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इंटू रो कूलाम। ठीक, तो इतना चार्ज यहाँ पर होगा। समझ में आ रहा है? पिछली बार पूरा वॉल्यूम था, इस बार कितना वॉल्यूम? सिर्फ इतना वॉल्यूम है। और 1 मीटर क्यूब में कितना रो चार्ज है? 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज है? रो चार्ज है। तो कितने वॉल्यूम है? 4/3 स्मॉल r। ये क्या है? स्मॉल r, कैपिटल R नहीं, स्मॉल r। तो इसके अंदर कितना? 4/3 स्मॉल r क्यूब इंटू। ठीक है, एरिया में देखना है, तो एरिया गॉसियन सरफेस का क्या है? स्मॉल r चुकी दिया, तो 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर हो जाने वाला है। अब बात करते हैं कुछ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से ही, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अब भी है, और एरिया वेक्टर भी फिर से उसी डायरेक्शन में होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक और एरिया वेक्टर भी इस बार, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कहीं पर भी देखेंगे, तो यहाँ पर जिस भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को देखेंगे, दोनों ही से क्या निकल के आने वाले हैं? सेम डायरेक्शन निकल के आने वाले। उसके बीच का एंगल जो है वो 0 हो जाने वाला है। तो इसकी वजह से हम लोग देखते हैं इसकी वजह से क्या चीज़ें अंतर आने वाला है। तो सबसे पहला जो अंतर आएगा वो कुछ आएगा क्या? E.A Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो बाहर निकल गई, तो dx cos 0। Q इनक्लोज कितना होगा? Q इनक्लोज अभी उन्होंने निकाला क्या? 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इंटू रो। ठीक है, ये निकल के आई है। और ये dA जो है 4 पाई r स्क्वायर निकल के आया है, और cos 0 चूँकि 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कुछ r स्क्वायर से r क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? सिग्मा ये 3 नीचे आ जाएगा, 3/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाला है? सिग्मा/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r। सिग्मा कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आ जा रही है, हम लोग कुछ अगर केस की बात करते हैं, कब? व्हेन r इज ग्रेटर देन r, अरे व्हेन r इज स्मॉल देन r, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू निकल के आने वाली वो क्या निकल के आने वाली है? E इज इक्वल टू क्या? सिग्मा/3 एप्सिलॉन नॉट r। तो इसका क्या मतलब हो रहा है? ये r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। कब? जब r जब कम होगा किससे? कैपिटल R से। यानी कि जैसे जैसे r को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। कब? व्हेन r इज़ लेस देन r। तो यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी जैसे जैसे डिस्टेंस को लोग बढ़ाएंगे, और इसके बाहर जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ बन जाता है। ग्राफ कुछ इसी करस्पॉन्डिंग बन जाएगा। ग्राफ कितना अच्छा बनेगा, कितना बढ़िया बनेगा, ये आपको दिखेगा कि जैसे हम बात कर रहे हैं क्या? व्हेन r इज इक्वल टू r। ठीक, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा कि बढ़ रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r का ग्राफ बनाएंगे, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है वैसे वैसे, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही, सॉरी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा।
ठीक है। और इसके बाद हम जब देख रहे हैं जब r इससे बड़ा होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो E इक्वल टू 1/r²। तो ये आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से ये वेरी कर रहा है, और ये इसका क्या स्टैटिकल पॉइंट है, ठीक है। जब हम सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस में मैक्सिमम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कुछ हो जाएगी क्या, KQ/R², KQ/R², ठीक है। वो आप उसी का लिमिटिंग केस समझ सकते हो, किसका, जो हमारा पहला केस था R इज़ ग्रेटर देन R का, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस होगा। तो आपको इस तरीके से प्रूव करना है। ये थोड़ा सा अगर आपके प्री बोर्ड्स होते हैं तो वहाँ पर कुछ टेक्निकलिटी के लिए या फिर थोड़ा सा पेपर को टफ बनाने के लिए या फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, आपके सिलेबस का हिस्सा है। आपके सिलेबस में जो आपके एनसीईआरटी का लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर का, उस लास्ट एग्जाम्पल में भी वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर एक एटम ले लिया, हाइड्रोजन एटम ले लिया, उसको पूरी तरीके से चार्ज करके भर दिया। वहाँ पर आपको Q नहीं दिया है तो आपको कुछ ZE का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो Z जो होता है वो आपका एटॉमिक नंबर होता है, E आपका इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। तो कुछ उस तरीके से निकालना होगा। केवल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस वो भी है, उस एग्जाम्पल को जरूर लगाइएगा। अगर नहीं समझ में आता तो बताइएगा, तो उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसी में एक केस और होता, थोड़ा सा अगर एडवांस कर दें, थोड़ा ही सा एडवांस करेंगे, अगर थोड़ा सा टेक्निकल करने की कोशिश करें, तो अगर हम लोग बात करते हैं जो यूनिफॉर्म है, अगर इसको नॉन यूनिफॉर्म करते हैं, अभी क्या था, सब बराबर था। अभी जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो सब बराबर था, जितना यहाँ था उतना यहाँ था, हर जगह बराबर से था, ठीक है। अगर एक रोड है वो बिल्कुल बराबर से बनी है, कहीं ऊपर नहीं कहीं नीचे नहीं, तो उसको बोला था ये एक यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है। अगर उसी रोड में कहीं गड्ढे हैं कहीं ऊंचा है तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर भी कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही, वो कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उस केस में किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, बात फिर से वही होनी है। चलिए देखते हैं किस तरीके से बात करी जाए। इस बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ फंक्शन होगा डिस्टेंस का। आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे होंगे, कुछ आपने वर्क एनर्जी में क्वेश्चन इस तरीके के देखे होंगे, तो वहाँ से आपको क्लियर होंगे कि वहाँ पर भी क्या करते थे, कुछ फंक्शन फोर्स को वेरी करा देते थे विथ द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग कुछ इसी एक्स के तरीके का एक फंक्शन लें तो भी कुछ मज़ा आ जाने वाला है। या आर का फंक्शन ले लेते हैं, कुछ बात करते हैं। अगर ये हमारा, इसको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बनाना है ना, चलो कुछ ये नॉन यूनिफॉर्म बन गया। तो ये कुछ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका कुछ फंक्शन दिया है, तो फंक्शन मान लिया यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी कुछ रो है, रो कुछ अल्फ़ा आर के टर्म में है। अल्फ़ा एक कांस्टेंट वैल्यू आपको दी होगी, और ये आर जो है फंक्शन है, ठीक है। आर मान लिया, आर स्क्वायर भी मान सकते हैं, कुछ इस तरीके का भी कई तरीके के फंक्शन बने रहते हैं। अल्फ़ा आर स्क्वायर दे सकते हैं, रो इज इक्वल टू रो नॉट आर क्यूब दे सकते हैं, रो इक्वल टू रो नॉट बाई 3r दे सकते हैं। कुछ भी ऐसा फंक्शन आपको बना के दे सकते हैं, बस वहाँ पे क्या होगा, r के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा होगा। ये कैपिटल R डिस्टेंस है उसकी, मतलब कैपिटल R रेडियस है सेंटर से किसकी, आपकी स्फेयर की, ठीक है ना। तो इस कैपिटल R रेडियस का ये स्फेयर है, और यहाँ पे जो भी हम लोगों ने अपना केस लिया है वो ये केसेस नहीं लिए, ये केसेस तो आपको वो हम लोगों ने जो केस लेना, रो इज इक्वल टू अल्फ़ा आर का केस लिया है, रो इज इक्वल टू अल्फ़ा आर का केस लिया। इसका मतलब क्या, इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, यानी कि वैसे वैसे चार्ज बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर चार्ज कुछ कम होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे आप जाओगे वैसे वैसे चार्ज आपको बढ़ता मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इसको इस तरीके से डार्क भी बना लेते हैं। सर डार्क की बात ना करिए, वेब सीरीज़ बड़ी अच्छी है, ठीक है। तो चलिए इसको कुछ देख लिया हम लोगों ने। अब बात करते हैं किस तरीके से सॉल्व करा जाएगा। देखो फिर से मैं बात कर रहा हूँ कि हमें कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिया कॉन्टीन्यूअस दिया है तो हमें फिर से आना पड़ेगा गॉस लॉ पे। गॉस लॉ की हेल्प से हम लोग करेंगे, गॉस लॉ की हेल्प से करेंगे। तो एक पहला वाला केस ले लेते हैं, क्या कि जब बाहर की तरफ हो, यानी कि अगर कोई पॉइंट, अगर यहाँ पर कोई r डिस्टेंस पे एक पॉइंट दिया है, ये पॉइंट कुछ p पॉइंट है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हेल्प लिया जा रहा है। ठीक, लेट अस सपोज हम लोगों ने मान लिया कि इसमें जो चार्ज है वो कोई क्यू है, कोई कैपिटल क्यू नाम का टोटल चार्ज इसके अंदर है। वेरी कर रहा है इट इज़ ओके, लेकिन टोटल क्या है, क्यू चार्ज है। ठीक है, ये हम लोग ले लेंगे। चलिए बात करते हैं, गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है तो इसका नाम रख दिया GS1। ये सबसे पहले स्टेप गॉस लॉ में अगर मैं करना होता है, गॉस लॉ की हेल्प से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो पहला स्टेप होता है कि ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। तो उन्होंने ड्रॉ कर लिया। गॉसियन सरफेस इस तरीके से करना होता है कि वो आपको पॉइंट को कंटेन करे। तो स्टेप 1 हमारा क्या था, ड्रॉ करना है गॉसियन सरफेस। उन्होंने लिख दिया ड्रॉ द गॉसियन सरफेस 1 व्हेन R इज़ ग्रेटर देन R। जब R जो हो बड़ा हो किससे, कैपिटल R से। तो जब R कैपिटल R से बड़ा है तो हमने सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, गॉसियन सरफेस 1। ठीक, दूसरा स्टेप क्या होता है, हमको स्टेप 2 होता है Q कितना इसके अंदर इनक्लोज्ड है, चार्ज कितना इसके अंदर इनक्लोज्ड है। तो चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, वैसे तो चार्ज फंक्शन ऑफ R है, लेकिन स्फीयर के अंदर R है, स्फीयर के बाद तो है ही नहीं। चार्ज केवल किसके अंदर, स्फीयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। तो टोटल स्फीयर का चार्ज अगर लेट सपोज मान लेते हैं, टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या, कैपिटल Q। टोटल चार्ज क्या है इसका, कैपिटल Q। अगर टोटल चार्ज कैपिटल Q है तो ये इसके अंदर अगर टोटल चार्ज अगर बात करते हैं जितना भी निकल के आएगा, ठीक है, लेट अस सपोज 4/3 पाई R क्यूब, जो भी उसको हम वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टोटल कोई चार्ज होगा, उस टोटल चार्ज को उन्होंने मान लिया कैपिटल Q। तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज निकल के आने वाला क्या है, वो है कैपिटल Q। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी अभी आगे हम लोग देख लेंगे। गॉसियन सरफेस का एरिया देखेंगे तो फिर से 4 पाई, ये स्मॉल r है तो स्मॉल r का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, 4 पाई R स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं। अप्लाई करेंगे हम लोग कुछ गॉस लॉ को, तो गॉस लॉ हमारा क्या कहता है, E डॉट डी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट की अगर बात करते हैं हम लोग, तो फिर से बात करेंगे Q इनक्लोज्ड कितना है, यहाँ पे कुछ कैपिटल Q इनक्लोज है, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। ये बात करते हैं DA की, तो DA हो जाएगा कितना, 4 पाई R स्क्वायर, कॉस जीरो की वैल्यू कुछ 1 हो जाएगी, आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यानी कि ये फिर पिछली बार तरीके ही आ गया है। फिर से जो हम लोग कुछ देख पा रहे हैं वो ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है Q की वैल्यू है और Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर की ये जो वैल्यू है वो बिल्कुल लग रहा है कि यहाँ पर फिर से पॉइंट चार्ज रख दिया। और इसके बाद तो ये बहुत सिंपल सा केस हमारा हो गया। फिर से कि व्हेन R इज़ ग्रेटर देन R, तो E क्या है आपका, KQ या फिर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, या फिर इसको कुछ कहें तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या 1 अपॉन R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम लोग बात करते हैं अगर इसके अंदर का केस लें, व्हेन R इज़ लेस देन R, जब R जो हो लेस देन R हो, तब किस तरीके से क्या किया जा सकता है, किस तरीके से किया जाता है, इसको देखते हैं। चलिए, अगर जब व्हेन R इज़ स्मॉलर देन R, इसको अगर हमें देखना होगा, ठीक है, तो एक कोई पॉइंट ले लेते हैं। ये एक P पॉइंट है जिस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस P पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालनी है, ठीक है, इस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के कारण निकालनी है, तो इस पॉइंट को कंटेन करते हुए सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस, ये आपको दिख रहा होगा कि शायद इसको डार्क करके ही बना देता हूँ। ये है, इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक, मतलब इस पॉइंट को कंटेन करता हुआ ये गॉसियन सरफेस है, इसका नाम रख दिया कुछ GS2। तो यही गॉसियन सरफेस यहाँ पे आ रहा है, ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने गॉसियन सरफेस। अब दूसरा जो चैलेंज आता है, इंपॉर्टेंट चैलेंज, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो होता है क्या इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है, इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। ठीक है, तो पिछली बार क्या, तो कुछ यूनिफॉर्म था, तो यूनिफॉर्म था तो अगर हम लोग क्या करते थे, चार्ज को क्या करते थे, चार्ज हमें ये पता चलता था कि कुछ पहले रो हुआ करता था, हमें मालूम था कि 4, अगर 1 मीटर कूलाम्ब में अगर रो है, 2 मीटर कूलाम्ब में अगर 2 रो है, तो ऐसे ही अगर हम बात करेंगे 4/3 पाई R क्यूब मीटर कूलाम्ब में अगर बात करेंगे तो क्या आ जाता था, 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो, ये आ जाता था। बहुत छोटा लिख दिया, बहुत छोटा लिख दिया सर जी, बहुत छोटा लिख दिया। छोटा होता है, महा छोटा होता है, आपने महा छोटा लिखा। तो मीटर क्यूब की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो इंटू
4/3 पाई आर क्यूब हो जाता था, ठीक। लेकिन यहाँ कॉन्टीन्यूअस, अरे यहाँ पर क्या यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, वेरी कर। अगर हम क्यूब, अगर हम कुछ बात करें क्या 4, अगर आप यही बात करते हैं यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, और आपने रो की जगह आपने कह दिया रो आर लिख दें, भाई जो आप रो लिखते थे अब रो आर हो जाएगा, आर के साथ जो वेरी कर जाएगा। अगर आर के साथ वेरी कर देंगे तो ये आर तो ये पॉइंट हो जाएगा, ये इसके बीच के सारे पॉइंट पे कितना चार्ज, ये तो इस आर पे कितना चार्ज है उसकी वैल्यू बता रहा है, इसके अंदर कितना है ये नहीं पता कर रहा है। यानी कि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंसेंट्रिक सर्किल हैं जो कुछ चार्ज को कंटेन करें, उन सब सारे सर्किल्स को जोड़ना है। अब सारे सर्किल्स को जोड़ना है यानी कि डी एक्स अमाउंट के सारी चीज़ों को जोड़नी, छोटी छोटी सर्किल जोड़ने, तो कुछ इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे सर्किल्स हैं जिनको जोड़ना पड़ेगा। अगर आर की बात कर लेंगे तो आर डिस्टेंस पे जो सर्किल है केवल उसको हम लोग देख रहे हैं, या फिर स्फीयर है उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर कुछ इसकी बात करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसी को हमें समझने के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि कुछ लेट अस सपोज वाई डिस्टेंस पर, यहाँ से कुछ वाई डिस्टेंस पर, ये एक वाई डिस्टेंस है, तो वाई डिस्टेंस पर हम लोग क्या करेंगे, एक छोटी सी थिकनेस लेंगे। आपको कुछ याद होगा अपना, अरे यार ये थिकनेस है, ये कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आपने क्वेश्चन करे होंगे पिछले साल का ना याद दिलाइए सर, इस साल जो पढ़ाना है पढ़ाइए चच्चा। ये देखो बेटा डी वाई डिस्टेंस में कुछ डी वाई डिस्टेंस की हम लोगों ने एक स्ट्रिप ली, एक उसके जस्ट बगल वाला एक सर्किल लिया है कि ऐसे सर्किल हमें बहुत सारे जोड़ने हैं, इसके बगल वाला सर्किल, इसके बगल वाला, इसके बगल वाला सर्किल। तो ये y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, ये 0 से लेकर ये r तक वेरी करने वाली है, ठीक है। तो इस स्ट्रिप का वॉल्यूम जरा देखते हैं, तो इस स्ट्रिप का वॉल्यूम, इस पर चार्ज कितना होगा ये देखते हैं, ठीक है। तो जरा सा देखना इसके अंदर चार्ज कितना है, तो चार्ज की बात करेंगे तो Q इज इक्वल टू, अगर बात करते हैं इस चार्ज की तो आ जाएगा 4/3 पाई, 4/3 आना चाहिए था, लेकिन ये क्या दिया, ये एक आपको दिख रहा है कि एक स्ट्रिप है, ये एक स्ट्रिप है और जिसकी थिकनेस क्या है, ये 4 पाई आर स्क्वायर की स्ट्रिप है, इसकी थिकनेस कुछ dy है, तो यह कुछ आ जाने वाला है 4 पाई, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाने वाला है। और कुछ हमें वॉल्यूम चाहिए तो थिकनेस की बात करते हैं तो dy एक थिकनेस हो गई, ठीक है। तो ये टोटल इसका वॉल्यूम हो गया, इस स्ट्रिप का वॉल्यूम हो गया, ये तो वॉल्यूम निकल के आ गया, लेकिन इस वॉल्यूम में चार्ज कितना है, तो चार्ज हमें देखना था, तो चार्ज हम लोगों ने क्या मान लिया रो, और चूँकि कितनी डिस्टेंस पे ले रहे हैं हम, कुछ वाई डिस्टेंस पे ले रहे हैं तो रो वाई। समझ में आ रहा है ये किस तरीके से किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज जो है वो चार्ज इस स्ट्रिप में आया, तो ये चार्ज कुछ dq चार्ज आया, कितना चार्ज आया, dq चार्ज आया, इस पर्टिकुलर छोटी सी स्ट्रिप में आया dq चार्ज। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से लेके q, और इसकी लिमिट कहाँ से वेरी करेगी, कुछ ये 0 वाला कंसेंट्रिक सर्किल से लेकर ये जिस पॉइंट तक कंसेंट्रिक सर्किल यानी कुछ r तक करेगी, 0 से लेके r, ठीक है, 0 से लेके r तक करेगी। तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे q की, तो q की वैल्यू कुछ निकल के आएगी क्या, dq इक्वल टू 4 पाई, कॉन्स्टेंट है इसको बाहर निकाल लेंगे, रो को भी कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, ये वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब दिया है, तो वाई क्यूब इंटू डी वाई 0 to r, तो ये डी क्यू को इंटीग्रेट किया करेंगे तो यह किया आ जाए कुछ कैपिटल Q, ये 4 पाई क्यू, वाई क्यू पे इंटीग्रेशन करेंगे तो r की पावर, अरे y की पावर 3 की जगह y की पावर 4/4 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा y की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये दिया 0 से r, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा q इज इक्वल टू कितना 4 पाई रो और r की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा, तो q इनसाइड कुछ आ जाने वाला है क्या, पाई रो r की पावर 4। ये होगा कितना इनसाइड चार्ज है, बस इतना है, ठीक है। तो ये निकालना ही, देखिए मैंने आपको बताया तो शुरू से बता रहा हूँ कि चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, ये निकालना ही सबसे थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। तो ये किसी तरीके से क्रिटिकल हो जाता है कि रो पाई r की पावर 4, ये चार्ज इनक्लोज है। एरिया की फिर से बात करेंगे तो एरिया फिर से 4 पाई आर स्क्वायर, इस गॉसियन सरफेस का इसका r रेडियस है, इसका अगर एरिया निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कुछ गॉस लॉ को,
तो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर फिर से दिख रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हर जगह एक ही होगा, पॉजिटिव की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, उसके बीच का एंगल 0 ही होने वाला है। तो ये कुछ आ जाने वाला है। यहाँ बात करेंगे कुछ क्यू की बात करेंगे तो क्यू आ जाने वाला है क्या, रो पाई r की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या आ जाने वाला है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर आ गया, डी है cos 0 वैल्यू 1 है, एरिया फिर से 4 पाई r स्क्वायर दिया है इज इक्वल टू ये आएगा रो पाई r की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट। आपको दिख रहा r स्क्वायर से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाने वाली है, पाई कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड रो अपॉन 4, ये 4 आ रहा है, कुछ एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे r स्क्वायर जो है वो बाहर आ जा रहा है। तो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रो अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर आ रहा है। यानी कि इससे क्या समझ में आता है, इससे एक चीज़ जो समझ में आती है, आप लोग नोट कर लिया होगा, वो ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड जो है वो r स्क्वायर से वेरी कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन r इज़ लेस देन r का केस लिया हम लोगों ने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आ गई है क्या, रो अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई है तो यानी कि ई डायरेक्टली टू क्या r स्क्वायर के हैं, यानी कि इनसाइड बाहर r स्क्वायर से घट रही है, इनसाइड r स्क्वायर से बढ़ रही है। नीचे इनसाइड क्या है, आपको कितनी अच्छी बात निकल गई कि इनसाइड r स्क्वायर से बढ़ रही है और बाहर r स्क्वायर से घट रही है। तो अगर कुछ इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, इसका बहुत बढ़िया ग्राफ बन जाएगा। इसका ग्राफ जो बनेगा, कुछ इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ जो इसका बनने वाला है वो कुछ ये बनेगा कि r इज इक्वल टू, जब r की बात करेंगे तो इनसाइड आपको दिख रहा है ये व्हेन r इज लेस देन r, तो ये r स्क्वायर से वेरी, यानी नीचे कुछ बात करते हैं पैराबोला का यहाँ ग्राफ बनेगा, तो ये पैराबोला बन गया अपना, क्योंकि e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो e इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। तो ये कुछ पैराबोला ग्राफ बना है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं बना, स्ट्रेट लाइन नहीं बना। और यहाँ बात करेंगे तो सरफेस में मैक्सिमम आएगा और इसके बाद फिर से e इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, फिर ये घटेगा। तो सरफेस पे ये मैक्सिमम चार्ज होने वाला है, वो कुछ आने वाला है क्या, e इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये आपका दिया ना, e इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R स्क्वायर दिया, तो इसी का मैक्सिमम केस होगा। तो समझ में आ रहा है किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं, किस तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड करे जाते हैं। ये आपके कॉन्सेप्चुअली सारी क्वेश्चंस थे, मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स थे। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के मैंने सारे आपको चीज़ें बता दी किस तरीके से होता है। इससे ज़्यादा आपके बोर्ड में, आपके प्री बोर्ड में, आपके कह सकते हैं कुछ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब 12th स्टैंडर्ड वाले, जे एडवांस की बात नहीं कर रहे हैं, जे मेंस का भी करीब करीब 90% सिलेबस यहाँ तक कवर होता है, वो मैंने कर दिया है। कुछ एक आध क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ जो कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे होता है, बाकी आपकी पूरी तैयारी होगी। आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, आप नूतन के सारे क्वेश्चन, आप अगर ऑल इन वन लगाते हो उसके सारे क्वेश्चन, या जिस भी बुक को आप प्रदीप को रेफ़र करते हैं, जिस बुक को आप रेफ़र करते हैं उन बुक के या अपने असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट के 12th स्टैंडर्ड पे तो कहीं से नहीं कोई क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर कर दिए हैं। एक क्वेश्चन को और लेकर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। वो जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ वेरिएबल, जो हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, कुछ उसी वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म की जो बात करी है, इसी नॉन यूनिफॉर्म पे क्वेश्चन आया है, कुछ 4-5 साल पहले का क्वेश्चन है। जहाँ तक उस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ दो सरफेस हैं, एक सरफेस का नाम कुछ स्फेयर सरफेस है दोनों ही, एक का नाम S1 है, एक का नाम S2 है। इसके अंदर कोई चार्ज Q रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाहर एक रॉड है जिसकी लेंथ कुछ L है, इसके एंड पॉइंट A और B हैं। ठीक है, इससे कोई X डिस्टेंस यहाँ पर एक पॉइंट दिया है। ठीक, और इस रॉड पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, AB पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ लैम्डा है, लेट अस सपोज यहाँ पर लैम्डा है। ठीक है, ये X डिस्टेंस है ये। ठीक, यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ लैम्डा है, तो यहाँ पर हेयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ मान लीजिए Q इज इक्वल टू या लैम्डा इज इक्वल टू कुछ है KX, लैम्डा कुछ दिया है वो क्या KX। ये जो रॉड है हेयर लैम्डा इज इक्वल टू KX। यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट अस सपोज इस रॉड पे लैम्डा नाम का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, कुछ KX नाम का है। ठीक, तो लैम्डा इज इक्वल टू कुछ दिया है KX। ठीक है,
इसके बाद बात करते हैं हम लोग कुछ दूसरी कि लैम्डा इज इक्वल टू एक के एक्स दिया है। कुछ हम दूसरी बात करते हैं कि हमें निकालना है फाइंड द फ्लक्स थ्रू, कहाँ निकालना है, थ्रू सरफेसेस। कुछ एक सरफेस दिया S1 और दूसरा सरफेस दिया कुछ S2। एक S1 सरफेस से निकालना है, एक S2 सरफेस से निकालना है, ठीक है। S1 सरफेस और S2 सरफेस दोनों से निकालना है फ्लक्स। तो इसको किस तरीके से निकाला जाएगा बात करते हैं। कुछ हमें अगर इस तरीके क्वेश्चन होता है फ्लक्स निकालना है तो यानी कुछ गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स बराबर क्या होता है, कितना चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन अ सेलेनॉइड, ठीक है। तो पहले पार्ट की बात करते हैं, अगर S1 की बात करेंगे, पार्ट 1 की बात करते हैं तो S1 की बात करें तो फ्लक्स इज इक्वल टू इस S1 के अंदर जो चार्ज इंक्लोज है, कोई Q चार्ज इंक्लोज है, तो आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। कुछ दूसरे सरफेस की बात करते हैं तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके अंदर तो Q चार्ज है, इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर एक रॉड दी है और इस रॉड पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लैम्डा नाम से है, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना वो अगर हमें देखना होगा तो लैम्डा चूँकि खुद ही फंक्शन ऑफ एक्स है, अगर लैम्डा फंक्शन ऑफ एक्स नहीं होता तो लैम्डा इंटू एल हो जाता। तो हम लोग कुछ बात करते हैं टोटल या फिर टोटल चार्ज ऑन रॉड ए बी। रॉड ए बी पे कितना चार्ज है कुछ उसकी बात करेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q इज इक्वल टू कुछ अपना होने वाला है क्या, कुछ इसकी बात करते हैं तो हमें फिर से देखना पड़ेगा चूँकि एक फंक्शन ऑफ x है तो यानी कि कुछ x डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी dx की, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू l तक वेरी कर रही है। तो कुछ हम बात करते हैं अगर x डिस्टेंस पर इस पर्टिकुलर स्ट्रिप में कितना चार्ज होगा तो dq चार्ज की अगर बात करते हैं तो dq बराबर क्या होने वाला है इस पर्टिकुलर स्ट्रिप में, dx लेंथ चूँकि इसकी लेंथ है dx है तो लैम्डा इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ये जो आपकी डिस्टेंस है x डिस्टेंस पे dx और ये लैम्डा x चूँकि दिया हुआ है। अगर बात करते हैं दोनों साइड इंटीग्रेशन की 0 से लेकर कैपिटल Q और 0 से लेकर ये कुछ L तो यह आ जाएगा कुछ Q। यहाँ बात करते हैं तो यह आ जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 2 चूँकि डिस्टेंस चूँकि दी है 0 से L तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा L स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज है वो लैम्डा L स्क्वायर बाई 2 है। तो इस बार जो फ्लक्स की वैल्यू आने वाली है वो दो चार्ज की वजह से आने वाली, एक तो आने वाली Q की वजह से और दूसरा Q जो है वो है ड्यू टू ए बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस Q की वैल्यू Q ए बी की बात करते हैं तो कुछ आने वाली लैम्डा L स्क्वायर बाई 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा L स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये फ्लक्स की वैल्यू होगी। तो आप देख रहे हो किस तरीके से एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी बात कर रहे थे उसके क्वेश्चन कितने सिंपल बनते, कुछ कठिन नहीं है, बस आपको चार्ज निकालना आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट गॉस लॉ में जहाँ पे क्वेश्चन घुमाए जाते हैं वो केवल एक पॉइंट पे, वहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको निकालना आना चाहिए। तो चार्ज निकालना जिसको आगे वो गॉस लॉ के हर क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अपने घर पर करिए। कोई क्वेश्चन नहीं आता है आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमको लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।